अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है असेंबली इलेक्शन रिजल्ट एक्सप्लेन। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। रिजल्ट के बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हो, पहले आप वीडियो देखो फिर उसके बाद बात करते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। हाय कहाँ रहो? क्या रहो, हम लोग मेहनत बहुत की है। गजब क्रिएटिविटी बाबा, जिसने भी बनाया सैल्यूट है बॉस। लेकिन दोस्तों, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, पंछी गीत गाते हैं, सूरज पूरब से उगता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस अच्छे बच्चे की तरह 4 में से 3 राज्यों में चुनाव हारकर पहली फुर्सत में घर जा चुकी है। निकल। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 3 राज्यों में चुनाव हराकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा एहसान किया है। क्योंकि अगर गलती से कांग्रेस फिर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाती तो ये बेशर्म सवाल फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता कि इन राज्यों में सीएम किसको बनाए। राजस्थान में गहलोत को सीएम बनाती तो सचिन पायलट नाराज हो जाते, पायलट को बनाती तो गहलोत अपने चंपुओं को छू बोलकर राहुल गांधी के ऊपर छोड़ देते। गलती से छत्तीसगढ़ में जीत जाते तो टीएस सिंहदेव कहते कि अब की बार तो हम ही सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर सिंहदेव भूपेश बघेल बुरी तरह से आपस में लड़ते, दोनों नाराज हो जाते, नाराज होकर राहुल गांधी के पास जाते और राहुल गांधी ये बोलकर उन्हें वहां से दौड़ा देते, ये निकलो यहां से, तुम्हें सीएम बनने की पड़ी और यहाँ 2 घंटे से मेरा लूडो में 6 नहीं आ रहा है। खत्म। कुल मिलाकर एक आधा इलेक्शन जीतने के चक्कर में राहुल बाबा के दिन रात का चैन छिन जाता। कभी वो वीडियो गेम खेल रहे होते तो लोग उन्हें अपनी सरकार के कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर डिस्टर्ब करते। वो थाईलैंड की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले होते तो लोग उन्हें याद दिलाते कि बाबा उस दिन तो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। ये सुनते ही बाबा का मूड खराब हो जाता और वो गुस्से में आकर ये कह देते कि यार तुम लोग मुझे यूं डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं आगे से कांग्रेस को कोई भी चुनाव नहीं जितवाऊंगा। ये सुनते ही सामने खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता की हंसी छूट जाती और इसके बाद वो कार्यकर्ता और राहुल बाबा दोनों आधे घंटे तक खूब हंसते। इस तरह अपने ही कार्यकर्ता के साथ अपनी ही बेवकूफी पर हंसकर राहुल बाबा शर्मिंदा हो जाते। लेकिन ऊपर वाला राहुल बाबा को यूं एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पार्टी का सुपड़ा साफ करके राहुल बाबा को इस शर्मिंदगी से बचा लिया है। इसलिए आप वो बड़े आराम से वीकेंड पर एनिमल और सैम बहादुर देखेंगे। इसी तरह अगर पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई तो कमलनाथ साहब के लिए भी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुना है पूरे इलेक्शन में कमलनाथ जी 10 बजे रैली करने घर से निकलते थे और 1 बजे वापस आ जाते थे। 1 सेकंड, 1 बजे का मतलब ये नहीं रात के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। मतलब इतने अधूरे मन से सरकारी बाबू अपनी नौकरी भी नहीं करता जितने अधूरे मन से कमलनाथ जी एमपी के सीएम पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगर अब पार्टी अगर हार गई है तो वो बड़े आराम से दिन भर घर पर बैठकर मक्खियां और झक दोनों मार सकते हैं। ऊपर वाले की मेहर ऐसी है कि पिछली बार की तरह वो सरकार बनाने के आसपास भी नहीं आए हैं। सोच कर देखिए जरा, अगर फिर से कांग्रेस की 110-11 सीटें आ जाती तो उन्हें फिर से 2-4 निर्दलियों को फोन लगाकर उनका समर्थन मांगना पड़ता है कि नहीं। अब कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और पार्ट टाइम नेता को क्या ये शोभा देता है कि वो अहरे गहरे विधायकों को फोन लगाकर उनसे समर्थन मांगे? बिल्कुल नहीं देता। जैसे तैसे अगर समर्थन मिल भी जाता तो क्या अच्छा लगता कि हर रोज उन पर नजर रखो कि कहीं वो पार्टी छोड़कर निकलने जाए। ऊपर वाला ना अच्छे लोगों को किसी गलत काम में उलझाता ही नहीं। देखो, इसीलिए उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतने विधायक भी नहीं दिए कि वो सरकार बनाने के आसपास भी आ पाए। उसने कहीं भी, थैंक यू भगवान ने कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि कांग्रेस को अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में छिपाना पड़े। वेरी गुड, थैंक यू। अब जब कांग्रेस जैसी अच्छे घरों की पार्टी को ये शोभा देता कि वो चोर उचक्कों की तरह अपने विधायकों को दुनिया से छिपाती फिरे? नहीं ना। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कांग्रेस 4 में से 3 राज्य बुरी तरह हार गई है तो उसके पास फुल टाइम है लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए। ठीक है, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती ना तो इंडिया अलायंस में भी टेंशन बढ़ जाती। कांग्रेस बाकी पार्टियों को ज्यादा सीटें न देती, इससे वो पार्टियां नाराज हो जाती और अलायंस खतरे में आ जाता। कांग्रेस के इन इलेक्शन में हारने के बाद इंडिया अलायंस क्रिकेट की लैंग्वेज में एसोसिएट कंट्रीज का एक क्लब बन गया है। कैसे समझाता हूं। अगर जेडीयू की औकात इस अलायंस में जिम्बाब्वे की है, अखिलेश की हैसियत इसमें आयरलैंड की है, लालू की पार्टी श्रीलंका जैसी है, तो कांग्रेस भी इन चुनाव के बाद
युगांडा जैसी होगी। तो अब जब ये सारी टीमें एक साथ मैच खेलने बैठेंगी तो कोई किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा। कांग्रेस वाले अब जैसे कुछ बोलने लगेंगे तो बाकी पार्टियां एमपी राजस्थान में हुई उनकी पिटाई का वीडियो दिखाकर उनसे बोलेंगी अम्मा यार तुम तो चुपी बैठो। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों के बीच होती है। तो ये विधानसभा चुनाव हार कर अब कांग्रेस की औकात भी एक रीजनल पार्टी से ज्यादा तो रह नहीं गई, इसलिए वो भी अब इंडिया अलायंस में ज्यादा खुदक नहीं पाएगी। इसलिए बाकी पार्टनर्स के लिए अच्छी खबर है, नहीं आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थी कल आए रिजल्ट पर थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ा रोस्ट। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और सीरियस बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि इन चुनावों के नतीजों के साथ एक नहीं कई चीजें फिर से प्रूव हो गई। पहली बात यह कि पिछले 10 साल में 110वीं बार यह प्रूव हो गया है कि नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता, एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं, वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ, वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं है। आप तो ये देखो कि सिर्फ मोदी के चेहरे और नाम पर बीजेपी पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन जीत चुकी है। इन्हीं चुनावों को ले लो, 4-5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अपना किला न बचा पाए, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा था। राजस्थान में भी बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार इन तीनों हिंदी राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने हर जगह जाकर कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि आप हमें चुनिए और काम होगा। मोदी गारंटी एक ऐसा शब्द बन गया जिसने एक वक्त एमपी में हार रही बीजेपी को राज्य में 2/3 सीटें जितवा दी। मोदी गारंटी एक ऐसा रामबाण शब्द बन गया कि बीजेपी राजस्थान में बिना कोई सीएम प्रोजेक्ट किए ही आराम से सत्ता में आ गई। और मोदी जी का ही जलवा था कि जिस छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ सकती है, वहां भी जीत गई। बेशक मध्य प्रदेश में मामा जी की खुद की छवि भी अच्छी थी, उन्होंने खासतौर पर महिलाओं के लिए अच्छी बड़ी योजनाएं चलाई, वो योजनाएं भी काफी पॉपुलर हुई, महिलाओं को हर महीने पेंशन या भत्ता की पॉलिसी भी खासी लोकप्रिय हुई। मगर इन सब बातों के ऊपर सिक्का तो मोदी जी के चेहरे का ही चला। वो सिक्का चला तभी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद फिर से सत्ता में आ गई। और अगर आज बीजेपी इतनी बड़ी बनी है और कांग्रेस लगातार श्रिंक हुई है तो उसके पीछे भी एक वजह है। आप देख लीजिए, बीजेपी जिस स्टेट में एक बार सत्ता में आती है वो फिर वहां दोबारा रिपीट करती है। गुजरात का एग्जांपल हमारे सामने है, बीजेपी 25 साल से वहां से नहीं आ रही। यूपी का उदाहरण ले लीजिए, यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीजेपी लगातार 2 बार जीत गई है। एमपी में बीजेपी 20 साल से नहीं हारी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिपीट किया। वहीं कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं रही, अगर जीत रही है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट को भी होल्ड नहीं कर पा रही। आखिरी बार कांग्रेस ने 2011 में असम में खुद को रिपीट किया था। खुद को दोबारा न रिपीट कर पाने के पीछे गवर्नेंस तो इशू है ही। एक रीजन ये भी है कि जहां कहीं कांग्रेस पार्टी पावर में आई वहां भी ये लोग आपस में लड़ते रहे और यंग लीडर्स को मौका नहीं दिया गया, जैसे पिछली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में। एमपी में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए था, मगर वहां नहीं बनाया तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी चली गई। राजस्थान में 5 साल तक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रहे, सरेआम एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के मिनिस्टर टीएस सिंहदेव भी सारा टाइम कलेश करते रहे। ऊपर से आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी से भी अपनी बात मनवा पाए। जो हाल है वो आपके सामने। आपको याद होगा कैसे कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, मगर गहलोत के सपोर्टर्स ने बगावत कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब गहलोत पावरफुल रीजनल लीडर हैं, इसलिए गांधी परिवार भी डर गया और अपना फैसला वापस ले लिया। तीसरी बात जो कांग्रेस को इन चुनावों में ले डूबी वो थी उनका एरोगेंस, उनका घमंड। ये घमंड कांग्रेस की पुरानी बीमारी। अब इन लोगों ने इंडिया अलायंस बना तो लिया, मगर कांग्रेस ने इन स्टेट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को साथ में नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस को एक घमंड हो गया था कि अभी तो हमने कर्नाटक और हिमाचल के इलेक्शन जीता है, हमें एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट में इन पार्टियों की क्या जरूरत। याद होगा आपको कमलनाथ जी की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा था कि ये अखिलेश है, वीडियो तो दिखा दो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था भाई साहब। इसी तरह की बात जेडीयू के केसी त्यागी जी ने कांग्रेस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को पूछा तक नहीं, और यही कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक थी, उनकी बड़ी चूक थी। अगर कांग्रेस को ये लगता था कि ये तीनों हिंदी स्टेट तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमें इनमें इन छोटी पार्टियों की क्या ही जरूरत, तो ये उनकी गलती थी। अरे भैया, इन स्टेट में अगर वो पार्टियां छोटी हैं तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर ये पार्टियां बड़ी हैं, आप कुछ भी नहीं हो। अगर इन स्टेट में इन पार्टियों को थोड़ा भी स्टेक नहीं दोगे तो ये उम्मीद कैसे करोगे कि ये पार्टियां कल को अपने स्टेट में आपके लिए कुछ सीटें छोड़ देंगी? बताइए। कांग्रेस का यही एरोगेंट एटीट्यूड था जिसके चलते इन इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं दिया और उसका असर भी दिखाई दिया।
और सबसे बड़ी और आखिरी बात, लोकसभा इलेक्शन में 6 महीने का टाइम भी नहीं रह गया, मगर अभी तक पब्लिक को यह नहीं पता चला है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी क्या है। इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ लीडर्स मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वहीं इसी इंडिया अलायंस की साउथ की कुछ पार्टियां और उनके लीडर्स लगातार सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। अब भैया आज की पॉलिटिक्स कोई 30 साल पुरानी पॉलिटिक्स तो है नहीं। आज तो गांव-गांव में लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जुड़ी है, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है। अब एक तरफ बीजेपी है जिसे 100% क्लैरिटी है कि हमें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। हिंदुत्व की राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म को गाली देना या उसे नीचा दिखाना है। इसका सीधा मतलब है कि सनातन धर्म का सम्मान करना है, फिर चाहे वो उज्जैन से लेकर काशी तक धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी मथुरा के मंदिरों को वापस पाने की लड़ाई हो। बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसकी राजनीति क्या है और यही बात उसके समर्थकों मतलब वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों को भी पता है। मगर कांग्रेस और उसका इंडिया अलायंस आज भी बहुत कंफ्यूज है कि उसे आखिर करना क्या है। क्या उसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी है, क्या उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन के विरोध की राजनीति करनी है, क्या उसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनका अब तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग इस वजह से उनसे रिलेट नहीं करते या कुछ हद तक उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। मगर ऐसा लगता नहीं कि ये लोग जल्दी अपनी इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पास मजबूत वर्ल्ड लीडर है, एक क्लियर आइडियोलॉजी है, संघ के तौर पर मजबूत वैचारिक संगठन है, अपने खुद के लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस जिसमें नेता कौन है पता ही नहीं है, आइडियोलॉजी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, वो चाहते क्या है किसी को खबर ही नहीं है। यही कारण है कि 2024 का इलेक्शन और उसके नतीजे बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत लाते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस अब भी इतनी कंफ्यूज है जैसे बैटिंग विकेट पर ओस से भीगी गेंद फेंकता बॉलर, जिसे मालूम ही नहीं कि अगली बॉल फेंकनी कहां पर है, बस ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहा है वो बॉलर। मगर कांग्रेस की बदनसीबी ये है कि राजनीति में कोई ओवर आखिरी ओवर नहीं होता और कोई चुनाव सीरीज का आखिरी मैच भी नहीं होता। इसलिए एक ही इलाज है, या तो खुलकर खेलो या फिर रिटायर हो जाओ। अब ये दोनों ही काम कांग्रेस के पुराने नेता नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये था असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर हमारा पोस्टमार्टम। बाकी आपको क्या लगता है इन नतीजों के बारे में, 2024 के इलेक्शन के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहें, या राहुल गांधी के बारे में एक शब्द में कुछ कहना चाहें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। प्लीज मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करेगा। हाँ गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी वीडियो थी इस चीज़ की। तो आप सब फैंस को भाई जो पीएम मोदी जी के चाहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और बहुत एक खुशियों का दिन था। हर तरफ इसी चीज़ की खुशी थी। लेकिन उससे पहले अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे एक चीज़ें बताई गई थी ना कि एक कांग्रेस ने अब जो नाम रखा है इंडिया, इसकी वजह से पूरी एक जो नाम बदल दिए गए हैं, इंडिया से भारत हो गया है। और पीएम मोदी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि मतलब जो उनका अलायंस हुआ, इतने बड़े बड़े नेता आकर जुड़ गए हैं राहुल गांधी जी के साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एक छोटी सी स्टेट से वो जीते हैं ना होने के बराबर है। 4 में से 3 तो पीएम मोदी जीते हैं ना, ये बात है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक नाम ब्रांड है पीएम मोदी जी का, कि एक नाम होता है कि वो बोल देते हैं कि मेरी गारंटी है, तो फिर हर चीज़ सीधी होती जाती है। इसमें आगे वो कोई भी बंदा अब खड़ा कर देना, ये नहीं कि अब वहाँ के कोई अच्छे खासे या ऐसे वैसे, वो किसी भी बंदे को जहाँ लाकर खड़ा कर देना तो वो ऐसे ही समझे कि पीएम मोदी जी की पार्टी वहाँ से जीतेगी, जिस जगह भी वो एक बार बंदे को खड़ा नहीं। काफ़ी चीज़ें होती है। आप देखो ना, एक विलेज वाली साइड पर अगर इलेक्शन हो तो एक, या स्टेट का इलेक्शन हो तो उधर एक पीछे जो एक पावर होती है ना, अब पीएम मोदी की बीजेपी पार्टी है, तो अगर आगे से एमपीए या एमपीए बोलते हैं ना उधर, हम तो एमएनए बोलते हैं एमपीए, तो वो उधर खड़ा होगा तो उसके वो पीछे से परफॉर्मेंस देखेंगे कि पीछे कौन सा हाथ एक है पार्टी का, तो वो लोग एक मतलब के आ जाते हैं, एक और ऐड आ जाते हैं, एक मतलब के लोग उसमें आते जाते हैं क्योंकि पार्टी अच्छी बन जाती है। अब सेम सूरत हाल ये बन गई। अब कांग्रेस ने नो डाउट काफ़ी उन्होंने कोशिश की, हर दफ़ा कोशिश करते हैं लेकिन वो एक फेल हो जाते हैं। पता नहीं उनमें कुछ डाउट होगा या एक वो उस हद तक अभी तक मतलब के जीतने के काबिल नहीं हुए। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। अब ये लोगों की भाई सपोर्ट होती है तो पीएम मोदी के साथ भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, और जब भी एक इलेक्शन होता है भाई वन साइडेड ही हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि जो स्टार्ट वाला मीम बना हुआ था ना, वो खतरनाक मीम आप हज़ारों बने हैं।
और यार वो भी काफ़ी बंदे ने दिमाग इस्तेमाल किया उसके ऊपर। लेकिन ये कि दूसरा ये कि भाई बहुत ज़्यादा अभी तक जो है ना आज सुबह जो स्टॉक मार्केट ने वहाँ पे बूस्ट फेरा है ना यार, आपकी सोच है क्योंकि आप बिजनेसमैन है या ऑलरेडी वहाँ पे उनको इस चीज़ की सिक्योरिटी है कि नेक्स्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र होती है कि नेक्स्ट जो है ना वो आने वाला हमारा मतलब एक गवर्नमेंट किस साइड के ऊपर जाती है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स जो है ना वो चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे भाई रात के रिज़ल्ट आए हैं सुबह, जो मतलब 400 करोड़ इस तरह करके, शायद 400 लाख करोड़ एक भाई बता रहा था कि इतनी जो है ना वो मतलब स्टॉक ने वहाँ पे बिज़नेस किया है स्टॉक मार्केट ने। तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है थोड़ा सा एक लोगों का जो पॉजिटिव वेव है ना उसमें जो है ना वो इजाफा हो जाता है, जिस तरह लोग काफ़ी हद तक एक एतमाद या एक मतलब लोगों के अंदर एक चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाती है कि नेक्स्ट जो है ना वो हमें 5 साल और एक सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट कैरी कर रही होती है उससे आगे जो नई गवर्नमेंट आती है ना तो वो एक दफ़ा मामला जो है ना वो एक हिलजुल होती है पूरे एक मुल्क के अंदर, खासकर कारोबारी सरगर्मियों में। तो इस हवाले से भाई आज काफ़ी लोग खुश भी थे और एक नहीं आप देखो ना, एक आप ओवरऑल हर चीज़ देख लें, वो मोदी ने जैसे एक मैडी थी ना, मतलब कि जो पहले से बता देती है कि ये कंट्री हाँ वही, तो उन्होंने भाई आज से हमने 6 माह पहले देखी थी वीडियो, उन्होंने बता दिया था कि आने वाले इंडिया जो आने वाले दिन है ना वो हर चीज़ क्रॉस कर जाएगा, एक इकोनॉमिक भी क्रॉस होगी, एक उनकी जीडीपी भी आगे बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ें देखो, एक उनका अंदाज़ा ठीक होता है, वो मतलब भाई ऐसे करवाते हैं, यकीन करें जैसे एक उन्होंने आज से फ्यूचर बंदे का लिखना हो। तो अभी आप देख लें हर चीज़ ऊपर जा रही है, और आने वाले वक्त में भाई ये चाइना और जापान को बीट करने के, जापान को तो करेंगे लेकिन चाइना के जाकर नज़दीक खड़े होंगे। अब जो सबसे बड़ा एक इंडिया को बूस्ट मिलेगा ना वो मेड इन इंडिया का मिल रहा है, जो अपनी चीज़ें बाहर के मतलब के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक वो उनके पीछे एक आता है, वो काफ़ी एक आगे चीज़ें लेकर जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, बाकी एक मोदी गारंटी जो है ना वो एक छोटी मोटी गारंटी नहीं, वो एक पूरा एक सिक्योरिटी पेपर है आपके हाथ में। जब ज़ाहिर बात है हम ये जो 1-2 मंथ जो है ना गुजरे हैं जब से G20 ख़त्म हुआ है, हमने उनको काफ़ी इन्वॉल्व देखा है कि वो मतलब एक इलेक्शन कैंपेन के जो है ना वो हमें नज़र आए कि वो हमेशा ही कहीं ना कहीं जो है ना वो मतलब मौजूद होते जा रहे होते थे। बहुत सारी उनके जो है ना इस चीज़ के ऊपर एक स्पीचेस आ रही होती थी, हम देख रहे होते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है लोगों का एतमाद बहाल होना भी ज़रूर, क्योंकि अब कोई भी ये काम बनता है ना वो देखता है कि अब हमारा मुल्क की सिचुएशन क्या है, क्योंकि अब हम किस हद तक जो है ना वो हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही, क्योंकि अब ये मोबाइल ने अंधी फेर दी है हर चीज़ के, जिस वजह से भाई हर बंदा एक कंपैरिजन करता है, एक ऊंच नीच देखता है कि और देखता है कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ें जो है ना वो आने वाले वक्त में बेहतर हैं। तो इस हवाले से लोग फैसला करते हैं, और ये जो मतलब कंपेन वगैरह ज़रूर चलती है, लेकिन जो माइंड सेट है ना ये एकदम ही लोगों का बदलता है, कोई पता नहीं चलता है एक वोटिंग पहले या स्टार्ट में, क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहते हैं, एक देख रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो क्या चीज़ हमारे लिए सूटेबल है। तो ज़ाहिर बात है कि भाई PM मोदी जी ने इस दफ़ा इस टेन्योर में जो है ना वो काफ़ी एक अपने पाँव मजबूत किए हैं। लेकिन आगे जो मेन बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप देख लो कि ये अभी अयोध्या मंदिर जो है ना वो मतलब उसका वो हो जाएगा, आगे जो एक ट्रेन है वो जो मतलब तेज ट्रेन है वो चल जाएगी, बुलेट ट्रेन वो भी, ये मतलब कि जो उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए वो कम अज़ कम जो है ना वो 29-30 के करीब या 25-26 में जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते जाने हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एज होगा, वो भी उन्होंने किया, उन्होंने सियासत के लिए नहीं किया, उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए किया और अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया है। और आगे भी उनका यही मिशन है, ये नहीं कि नहीं वो रुक गए हैं, वो आगे आपके सामने ही है। लेकिन भाई आप ये जो अभी का जो चल रहा है उसमें ज़्यादा आपको भाई जो एक पॉजिटिव आंकड़े नज़र आएंगे वो इंडिया की तरफ से ही आएंगे। हाँ सही बात है, देखो ना पॉलिटिक्स में हर चीज़ आ जाती है, लेकिन भाई PM मोदी के पीछे एक पॉलिटिक्स करना भी एक ना
नामुमकिन भाई लगता उन्होंने, है। अब देखो ना बिछोड़ा है कैसी भाई आपके एक दफा सामने। वो एक जो एक उठा था ना मुद्दा, वो एक मणिपुर वाला, हाँ। यकीन करे वो तो एक कोई एक अखीर मुद्दा था, लेकिन पीएम मोदी ने भाई ये हाल ही में वो उधर से हर चीज मतलब कि स्टॉप हो गया, आया कर दिया हर चीज, सब हाँ, कुछ एक ठीक हो रिलैक्स गया। चीज वो चैलेंज से उस वक्त लग रहा था कि भाई बैरूनी ताकतें जिस तरह इन्वॉल्व हुई है ना वो मामले खराब करेंगी, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से हैंडल किया है। बिल्कुल। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।